पेश है कहानी पुरानी डायन और दाई माँ का नवा हिस्सा। गांव के इस भयानक माहौल में रहने वाली गांव की ही एक लड़की थी जो अपने बेटे की फिक्र में थी। इस तरह से लोगों को मरता हुआ देखकर उसे अपने बेटे की फिक्र सताने लगी। वो इन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देख रही थी। गांव में जितने भी हालात हुए उसने उन हालातों को अपने ऊपर भी सहा। उन हालातों ने उसके दिमाग पर बहुत बड़ा जोर दिया। वो अंदर ही अंदर अपने डर को दबाए हुई थी और अचानक ही न जाने उसे क्या हुआ, वो एकदम से चीख पड़ी और अपने बेटे को गोद में लेकर वहाँ से ये कहते हुए भागने लगी कि अब वो अपने बेटे को इस गांव में रहने नहीं देगी। वो अपने बेटे को अपने से दूर होने नहीं देगी। वो अपने बेटे को इस तरह से मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। ऐसे कुछ अल्फाज कहते हुए वो गांव से बाहर की ओर भागने लगी। उसे इस तरह से भागता हुआ देखकर उस लड़की के माता पिता भी उसको रोकने के लिए भागने लगे। वो लड़की उनकी सुनी अनसुनी करते हुए वहाँ से जाने लगी। वो अपने घरों को पार करते हुए सड़क पर आ गई और वहाँ से गांव की सीमा की ओर निकलने लगी। अब उसके माँ बाप भी उसके पीछे थे। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा कर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बिना पीछे मुड़े अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए वहाँ से भागी जा रही थी। उनके माँ बाप ने अचानक क्या देखा कि जिस ओर वो जा रही है उस ओर कामिनी उसका इंतज़ार कर रही है। कामिनी सामने ही खड़ी थी, जिसे शायद उसकी बेटी देख नहीं पा रही थी। उसे देखकर उसके पिता ने ज़ोर ज़ोर से कहा, बेटा मत जाओ उधर, वहाँ कामिनी खड़ी है। मगर उसकी बेटी ने अपने पिता की एक भी ना सुनी। वो तो बस यही रट लगाए हुए थी कि वो अपने बेटे को इस गांव में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। वो जब कामिनी के सामने से निकली, जिसे शायद वो देख नहीं पा रही थी, तब कामिनी ने उसके पैर को पकड़ दिया, जिससे वो लड़खड़ा कर ज़मीन पे जा गिरी। उसके हाथ से उसका बच्चा छूट गया। बच्चा जब ज़मीन पे गिरा तो रो रो कर उसका बुरा हाल हुआ। उसके माथे पर चोट लग गई थी। अपने पैरों पर तो वह उठ खड़ा हुआ, मगर जैसे ही अपनी माँ की ओर आने लगा, कामिनी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। कामिनी को देखकर बच्चा तेजी से चीखने लगा। अपने बच्चे को कामिनी के गोद में देखकर वो लड़की तिलमिलाई। उसने उठना चाहा, पर न जाने एक अनजानी सी ताकत ने कैसे उसे रोक रखा था। अब बच्चा कामिनी के गोद में था। उस लड़की के माता पिता ने जब अपने नाती को उसके गोद में देखा तो वो भी घबरा गए। वो कामिनी से बच्चे को छोड़ने की विनती करने लगे, मगर कामिनी ने उस बच्चे को छोड़ा नहीं, बल्कि उसने उस बच्चे का गला दबा दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। अपने बच्चे की मौत देखकर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा घबरा गई, पागल सी हो गई, चिल्लाने लगी, चीखने लगी। अपने दिमाग से अपने होश खो बैठी थी। वो चिल्लाते हुए भागते हुए गांव के अंदर जा पहुंची। वापस से गांव आने के बाद वो भागते भागते एक कुएं के पास जा पहुंची। उसने कुएं के अंदर छलांग लगा दी और छलांग लगाते ही वो झड़ से ज़मीन पे आ गिरी। कुएं के अंदर मौजूद सांप और बिच्छुओं ने अपने डंक उस पर मारे, उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया। देखते ही देखते गांव के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब उस लड़की के माता पिता की ज़िंदगी उजड़ चुकी थी। अपने ही सामने अपने नवासे और अपनी बेटी को मरता देख उनका भी अब जिंदगी से जी उब चुका था। उन्होंने तुरंत चीख पुकार शुरू की और अपने सिरों को पत्थरों पर टकराने लगे। ऐसा करता देख गांव के कुछ लोग निकलकर बाहर आए। उन्होंने उनको ऐसा करने से रोका, मगर वो रुक नहीं रहे थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, रोका और उनको बिठाया। उन लोगों ने कामिनी की वहशतनाक हंसी सुनी। कह रही थी, रोज यही होगा, अब कोई तुम्हें इन सब चीज़ों से निकाल नहीं सकेगा। आज तुम्हारी बारी थी, कल किसी और की होगी। ये कहकर कामिनी वहाँ से गायब हो गई।
गांव के अंदर हो रही ऐसी घटनाओं ने गांव के लोगों के दिमाग में एक गहरा असर छोड़ा था। उनके दिलों से जिंदगी की उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी। पूरे गांव में अब सन्नाटा सा रहने लगा था। लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। लोग घंटों एक जगह बैठे रहते थे। परिवार के ही सदस्य आपस में बात भी नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि सब दिमागी रूप से बीमार होने लगे हैं। सन्नाटा रहता था। इंसान सोता तो था, पर जाग कर बैठता और खामोश रहता। गांव के कुछ ही एक आध लोग थे जो थोड़ा बहुत बात करते थे, अपने होश में थे, मगर पूरा गांव जैसे बेहोशी के हालत में हो ऐसा मालूम पड़ता था। गांव की फसलें भी खराब हो चुकी थी। थोड़ा बहुत जो अनाज बचा था वो भी कुछ ऐसा हो गया था कि जिसको खाकर लोग बीमार पड़ने लगे थे। उसी वजह से चौधरी साहब भी बीमार पड़ गए थे। सब कुछ बहुत अजीब हो गया था। सब गुमसुम से रहने लगे थे। कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करता था। एक दिन की बात है, सब लोग दोपहर में यूं ही खामोश बैठे थे। कुछ एक आध लोग अपने काम पर लगे हुए थे। तभी अचानक एक औरत पर कामिनी सवार हुई। वो औरत कांपने लगी। कांपते ही वो दौड़कर अपने घर से बाहर आई। उसे ऐसा करता देख गांव वाले उसे बड़े ध्यान से देखने लगे। उस औरत ने एक अजीब सा कारनामा किया। अपने हाथ की उंगलियों को उसने काट डाला। अपने हाथ को बगैर उंगलियों का बना दिया। और ऐसा करने के बाद वो हाथ से निकलने वाला खून जोर जोर से चूसने लगी। खून उसके मुंह में लग गया, जिससे वो और भयानक लगने लगी। कमाल की बात यह थी कि उसके पास उसे रोकने के लिए कोई भी नहीं गया। सब किसी रोबोट की तरह उसे देख रहे थे। जब वो औरत अपने होश में आई तब उसे दर्द का एहसास हुआ। जोर जोर से चीखने लगी, मगर मुंह से खून आया और मौत के घाट उतर गई। उसका भी क्रियाक्रम किया गया, मगर शायद किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। शायद गांव वाले अब दिल से मुर्दा हो गए थे, क्योंकि उस औरत के घर वालों के आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था। और ये इस बात का सबूत था कि गांव में हो रहे हालातों ने उनके दिलो दिमाग में बहुत ही गहरा असर छोड़ा था। कामिनी अब कभी कभी हरीश के घर में यूं ही दिखाई पड़ती जैसे पहले रहती थी। उसे देखकर सब घबराते और उसको घबराता देखकर बहुत मज़ा आती। वो देखती कि लोग उससे खौफजदा हो रहे हैं। लोगों को खौफजदा होता देख उसको बहुत आनंद मिलता। वो गायब हो जाती। कभी गांव के किसी दूसरे छोर में दिखाई देती, कभी दोपहर में कुएं के पास, और कभी वो लोगों के घरों की छतों पर होती। रोज वो किसी न किसी को मार रही थी। कभी कोई बिस्तर पे मरा मिलता, तो कभी कोई घर की छत पर, कोई खेत में मरा मिलता, तो कोई पेड़ पे टंगा हुआ मरा मिलता। दुख सबको हो रहा था, मगर चीख पुकार कोई नहीं कर रहा था। एक आध लोग ही जो गांव के लोग थे, जो अभी अपने पूरे होशो हवास में थे, वो भी डर डर के जी रहे थे। यूं कहे तो गांव का आलम सचमुच जहन्नम जैसा हो गया था, या यूं कहे कि गांव का आलम कब्रिस्तान की तरह हो गया था। गांव अब धीरे धीरे मनहूस हो चुका था और उस गांव में अब कोई नहीं आता था। कुछ एक आध लोगों ने जो गांव के रिश्तेदार थे, उन्होंने जब आने की कोशिश की, गांव में पहुंचे तो गांव से निकल नहीं पाए, क्योंकि जब भी वो निकलते तो कामिनी उन्हें अपना शिकार बनाती। कभी वो बिल्ली के रूप में आकर उन पर हमला करती, तो कभी खुद सामने आकर उनको मौत के घाट उतारती। गांव वालों को भूत प्रेत दिखाई देते थे। अब सब कुछ बदल चुका था। वो गांव जितना खुशहाल था उतना ही बर्बाद होने लगा था। वहाँ के लोग भी अपने आप को इसका एक हिस्सा मानने लगे थे। गांव के हालत के बारे में अब आसपास के इलाकों में भी लोगों को पता चल चुका था, और वहाँ से ये बात फैलते फैलते शहरी इलाकों तक भी जा पहुँची थी। लोग जब इस बारे में सुनते तो
यहाँ आने से तौबा कर लेते। ये वो दौर था जब इंटरनेट हर किसी के हाथों में नहीं होता था, इसलिए ये खबर धीरे ही धीरे फैल रही थी। शहरी इलाकों में भी कुछ लोगों के पास भी इस गांव के बारे में खबर थी। सभी लोग इस गांव के बारे में नहीं जानते थे और ये खबर पत्रकार गौरी तक भी पहुंची। पत्रकार गौरी शहर में रहने वाली एक लड़की थी और पेशे से पत्रकारिता करती थी। वो अक्सर अजीबोगरीब केसों को ढूंढती थी, अपनी किताब और अखबारों में छापा करती थी। वो किताबें भी लिखती थी। उसके काम से सब खुश रहते थे। जब ये बात पत्रकार गौरी को पता चली तो उसने इस पर स्टोरी कवर करने की सोची। इस बारे में उसने अपने एडिटर महोदय से बात की। उन्होंने भी इस गांव के बारे में सुन रखा था। उन्होंने गौरी से कहा, देखो गौरी, अगर तुम चाहो तो वहाँ जा सकती हो, मगर एक बात ध्यान रहे, मैंने इस गांव के बारे में बहुत ही अजीब सुन रखा है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में लोगों के एक्सपीरियंस इतने बुरे नहीं सुने जितने कि इस गांव के बारे में थे। कई बार तो सुनकर मैं भी दहल गया। लोगों का कहना है कि लोग इस गांव में जाते तो हैं मगर वापस नहीं आते और इस गांव के लोग अजीब तरह से हो गए हैं। आखिर उनकी ये हालत कैसे हुई, इस बारे में हमें पता होना चाहिए। गौरी कहने लगी, सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये स्टोरी कवर करना चाहती हूँ। इस पर एडिटर महोदय कहने लगे, ठीक है, तुम ये कर सकती हो, मगर ध्यान रहे, अपना ख्याल रखना। अगर टीम से कोई और जाना चाहे तो तुम उन्हें ले लो। गौरी ने टीम के कुछ सदस्यों से पूछा, मगर उस गांव की दहशत लोगों के दिलों में इस कदर थी कि सुनकर ही लोग खौफजदा हो जाते थे। लोगों ने वहां जाने से इनकार कर दिया। जो भी सुनता इनकार कर देता। जब गौरी के साथ कोई भी तैयार नहीं हुआ तो गौरी के साथ मोहन जाने को तैयार हुआ, जो उसी के साथ काम करता था। गौरी और मोहन अब अपनी ऑफिस की वैन लेकर गांव की ओर निकल पड़े थे। गौरी को उस गांव में जाने से पहले उसके माता पिता ने बहुत मना किया, मगर गौरी ने ये कहकर उनकी बात टाल दी कि वो ऐसे इलाकों में पहले भी घूम चुकी है, ऐसी स्टोरी कवर कर चुकी है और इन सब बातों में अभी कितनी सच्चाई है इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जब मैं जाकर देखूंगी तभी मानूंगी। पेशे से पत्रकार होने के कारण उसके माता पिता ने उसे रोका तो नहीं, उसे उन पर भरोसा था, मगर फिर भी उन्हें गौरी की फिक्र सता रही थी। गौरी अपने साथी कर्मचारी मोहन के साथ वैन में सवार होकर गांव की ओर निकल पड़ी और 5 घंटे के सफ़र के बाद वो शहर से उस गांव की सीमा में दाखिल हुई। सीमा में दाखिल होते ही उसने भी एक अजीब सा अनुभव किया। गांव दूर से ही वीरान और कब्रिस्तान सा लग रहा था। गांव के दरख्त, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की आबो हवा कुछ मनहूसियत से भरी थी। कुछ क्या, बहुत मनहूसियत से भरी थी। उसे वहाँ पर खा जाने वाला सन्नाटा महसूस हो रहा था। उसने वैन का दरवाज़ा खोला, बाहर की हवाओं को छूने की कोशिश की। उसे अजीब सा लगा। उसने मोहन से कहा, मोहन, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मोहन के चेहरे पर भी थोड़ी सी परेशानी थी। वो कहने लगा, हाँ, मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ। गांव के अंदर एक अजीब सा मनहूसियत सी है। अब हमें गांव के अंदर जाकर ही पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों है। कुछ ही घंटों में वो गांव के अंदर दाखिल हो चुके थे। गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा था। वो लोग देख के हैरान थे कि गांव के अंदर कोई भी चहल पहल नहीं थी। हैरानी की बात तो ये भी थी कि गांव के जानवर भी खामोशी से बैठे थे। लग रहा था कि उन्हें सिखाकर बैठाया गया हो। गांव के अन्य लोग भी अपने अपने घर, दरवाज़ों और खिड़कियों से सटे बैठे थे। वो लोग किसी से बात नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर डर था। आंखों से जिंदगी की रौनक गायब थी। उन लोगों ने पत्रकार को देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। पत्रकार गौरी ने जब ऐसे हालात को देखा तो 1 मिनट के लिए वो खुद भी कांप गई। पूरे गांव में दोपहर के वक्त वो
बिल्कुल सन्नाटे में अकेले थी। गांव तो था, पर वो उस गांव में अकेले थी, जो बोल रही थी, चल रही थी, मगर वो भी कुछ महसूस कर रही थी। उसने माइक निकाला और गांव के लोगों से बात करनी शुरू की। वो जिससे भी पूछती उस गांव के हालात के बारे में, सब सर नीचा कर लेते। कोई भी उनसे बात ना करता, कोई कुछ बोलता ही ना, और अगर कोई कुछ बोलता तो बस यही कहता कि ये हमारा मुकद्दर है। कोई तो ये भी कहता कि तुम लोग यहाँ से जाओ। कोई ये भी कहता ज़िंदगी नरक बना ली तुमने अपनी। उल्टी सीधी बातें सुनकर उन लोगों को कुछ अजीब लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी ये हालत कैसे हुई। वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में थे जो इनसे खुल के बात कर सके। धीरे धीरे उनकी मुलाकात गांव के कुछ ऐसे लोगों से हुई जो अभी भी थोड़े से ठीक ठाक थे, बात कर रहे थे, अपने होशो हवास में थे। उन्होंने गांव के पूरे हालात के बारे में उन्हें बताया, कामिनी की पूरी कहानी बताई, गांव में बीतने वाली सभी घटनाओं के बारे में बताया। ये घटनाएं सुनकर गौरी के माथे पर पसीने आ गए। वो भी खौफजदा हुई, मगर फिर उसके अंदर के पत्रकार ने उससे कहा कि जब तक अपनी आंखों से ना देखो भरोसा मत करो। वो सोचने लगी कि कहीं गांव वाले जानबूझकर ऐसे हालात तो नहीं बना रहे हैं। उसने उस गांव में रुकने का फैसला किया। गांव के लोगों से गांव के चौधरी के बारे में भी पता चला। जब गौरी गांव के चौधरी के पास गई, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो चौधरी साहब ने गांव के हालात के बारे में वही बातें बताई जो बाकी लोगों ने बताई थी। चौधरी साहब अब बीमार थे, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने थोड़ी बहुत बात करके ही पत्रकार गौरी को समझाने की कोशिश की और कहा कि तुम्हारा यहाँ से जाना अब मुश्किल है, जाकर देखो, अगर तुम जा सको तो अच्छी बात है, वरना तुमने यहाँ आकर गलती कर दी। चौधरी की बात भी गौरी को अजीब लगी। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर गांव वाले इतना क्यों डरे हुए हैं। उसे कभी कभी ये लगता कि गांव वालों की बातों में सच्चाई है। चौधरी साहब के मुंह से उसने हरीश का भी नाम सुना था, जिसके घर पर कामनी पहले आई थी। उसने हरीश के घर जाने की सोची। कुछ ही देर में वो हरीश के घर भी जा पहुंची। वहाँ हरीश जब बाहर निकला तो उसने उसका इंटरव्यू लिया। हरीश ने सारी बातें उसको बता दी। हरीश की बातें सुनकर पत्रकार गौरी कहने लगी, तो क्या अब तुम्हें डर नहीं लगता? उसकी बात पर हरीश कहने लगा, मुझे डर लगता है, मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं। वो रोज़ हमारे घर में आती है, रोज़ हमसे आमना सामना होता है, लेकिन शायद ये मेरा मुकद्दर हो गया है। शायद किसी एक दिन वो मुझे भी मार डालेगी। ये कहते हुए हरीश चुप हो गया। कामिनी पूरे गांव को घूमती है, पूरे हालात देखती है। सब कुछ अजीब लग रहा था। वो सोच रही थी कि गांव में एक भी परिंदे की आवाज़ नहीं आ रही। गांव के जानवर भी सुस्त बैठे हैं। उसे यूं लगा कि गांव के अंदर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब शायद कोई बीमारी फैली हो, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहकी बहकी बातें कर रहे हों। इस बारे में उसने अपने साथी मोहन से भी बातचीत की। मोहन का कहना था कि हो सकता है कि गांव वाले ये सब सच कह रहे हों। बात की पुष्टि करने के लिए उन लोगों ने वहाँ रुकने की ठानी और गांव के कुछ हिस्सों में उन्होंने अपने कैमरे लगा दिए। खासकर उन्होंने हरीश के घर के सामने भी एक कैमरा लगाया और जहां उनकी वैन खड़ी थी वहां भी उन्होंने कुछ कैमरे लगाए। और फिर वो दोनों वैन में आकर बैठ गए। वो किसी के घर में नहीं रुकना चाहते थे। वो अपनी वैन में ही बैठकर सब कुछ देखना चाहते थे। उन दिनों इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी कि वो आज के ज़माने के कैमरे लगाकर सब कुछ लाइव देख सके। वो कैमरों को खुला छोड़कर रख देते थे ताकि दूसरे दिन उसमें रिकॉर्ड होने वाली सभी वीडियो को देख सके। वो अपने वैन में बैठे हुए थे और कुछ देर के बाद
उन लोगों ने झपकी ले ली। वो लोग सुकून से सोने लगे और फिर अचानक उनकी वैन हिली। वैन के हिलते ही गौरी और मोहन की आंखें खुल गईं। गौरी ने देखा कि वैन बहुत तेज़ी से हिल रही है और यूं लग रहा है कि वैन की छत पर कोई तेज तेज पैर पटक कर चल रहा है। गौरी के साथी मोहन ने उससे अंदर रुकने को कहा और ये कहकर उसने हाथ में टॉर्च पकड़ी और वैन से बाहर आ गया। वो ये नहीं जानता था कि अब वो जो देखने वाला है वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी और सबसे भयानक मंजर होगा। बाहर निकलते ही उसने अपनी वैन की छत पर टॉर्च मारी। छत पर कोई नहीं था। उसने आसपास टॉर्च मारी, वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया। वैन भी हिलनी बंद हो गई थी। फिर वो वापस जब ऊपर चढ़ने लगा तो उसे यूँ लगा कि वैन के नीचे कोई है। उसने तुरंत झुककर वैन के नीचे टॉर्च लगा दी। जो देखा वो उसका कलेजा चीर देने के लिए काफ़ी था। देखते ही उसके हाथों से टॉर्च छूट गई। वो चीख पड़ा क्योंकि वैन के नीचे कामिनी बैठी थी। उसने तुरंत झपट कर मोहन की गर्दन को दबोच लिया। मोहन की चीख निकल पड़ी। मोहन की चीख सुनकर अंदर बैठी गौरी भी उठ खड़ी हुई। मोहन की चीख सुनकर वो घबरा गई थी, इसलिए उसने मोहन को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते हुए वो गेट के बाहर झांकने लगी। उसने जो मंजर देखा तो उसकी चीख निकल गई। क्या देखती है कि मोहन का सीना चीरा हुआ है। उसका सिर उसके धड़ से अलग है और उसके सिर से उसकी आंखों की दोनों पुतलियां गायब हैं और उसकी लाश के पास कामिनी बैठी हुई है। उसे देखकर वो हंस रही है। ये देखकर अब गौरी की चीख निकल गई और चीखते हुए ही उसने वैन स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर वो स्टार्ट ना हुई। गौरी ने देखा कि कामिनी उठकर अब वैन के करीब आ रही थी। गौरी ने तुरंत वैन का दरवाज़ा खोला और वहाँ से भागने लगी। वो गांव वालों को मदद के लिए पुकारने लगी, मगर गांव वालों ने मदद के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाए क्योंकि वो खुद मुर्दा से हो गए थे। कुछ एक आध लोगों ने जो अपने होशो हवास में थे, उन्होंने जब गौरी की आवाज़ सुनी तो अपने दरवाज़ों के बाहर आ गए, मगर वो भी दरवाज़ों से ज़्यादा दूर नहीं गए। गौरी चीखते हुए भागते हुए गांव के अंदर दाखिल हुई। उसने हर एक का दरवाज़ा पीटा। जब उसे कुछ दरवाजे खुले नजर आए तो वह उनकी तरफ भागी। भागते हुए लोगों ने उसे अंदर बुलाया। वो भागते हुए घरों के अंदर गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो लोगों ने उसे शांत कराया। गौरी ने बताया कि उसने उस डायन को देखा है जिसने उसके साथी को मार डाला। गांव वालों ने कहा कि इसीलिए मैंने कहा था कि आप यहाँ ना आए। अब ये डायन आपको भी यहाँ पर कैद करके रखेगी। हम सब की ज़िंदगी जहन्नम है और यहाँ अब कोई ना ही आए तो ही बेहतर है। गौरी को बहुत अफसोस हो रहा था। पहली बार उसने ऐसा नज़ारा देखा था। वो किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी। अपने जानने वालों को वो संपर्क नहीं कर पा रही थी। अब उसकी ज़िंदगी उसी गांव में फंस कर रह गई थी। उस रात लोगों ने उसे अपने घर में बिठाकर रखा। गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ गौरी की सिसकियां ही गांव में गूंज रही थीं। कुछ देर के बाद गौरी चुप हो गई। उसके चुप होते ही गांव के कुओं से डरावनी सी आवाज़ें निकलने लगीं। लोगों ने महसूस किया कि कुएं के अंदर से कोई बोल रहा है। बहुत ही खौफनाक आवाज़ें निकाल रहा है और ये आवाज़ें इतनी खतरनाक थीं, इतनी भयानक और खौफजदा कर देने वाली थी कि कोई भी इन्हें सुनना नहीं चाहता था। लोग जहाँ के तहाँ बैठे रहे। ये आवाज़ें काफ़ी देर तक आती रहीं और उसके बाद खामोश हो गईं। गौरी वहाँ से भागने के बारे में सोच रही थी, मगर उसने जो देखा था उससे उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। गांव वालों की बातें सच थीं। गांव में कोई डायन थी जो गांव में आने वालों को भागने नहीं देती है।
और अब मैं भी फंस चुकी हूँ। गौरी यही सब सोच रही थी। रात तो किसी तरह से उसने पार कर दी। जब दिन हुआ तो गांव वालों के साथ हिम्मत करके बाहर निकली। अपने साथी मोहन की लाश के पास गई, जो कई टुकड़ों में बंट चुकी थी। लोगों ने हिम्मत करके उसकी लाशों के टुकड़ों को बटोरा और उसका क्रियाक्रम किया। वो समझते थे कि अब वो इस गांव से बाहर तो निकल सकते नहीं, इसलिए किसी को इस बात का जवाब अब देने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी उनसे कोई सवाल करने इस गांव में नहीं आएगा, इसलिए बगैर पुलिस को बताए उसका क्रियाक्रम कर दिया गया। और इस तरह से गौरी भी उसी गांव में फंस कर रह गई। गौरी उसी दिन भागना चाहती थी, मगर गांव वालों ने उसे समझाया, कहा कि कितनी भी कोशिश कर लो, ये डायन यहाँ से तुमको भागने नहीं देगी। गौरी अब बुरी तरह से उस गांव में फंस चुकी थी। वो 2 दिन तक वहाँ पर फंसी रही और इन 2 दिनों में उसने बहुत ही भयानक अनुभव किए। लोगों को मरते देखा, चीखते पुकारते देखा, डायन को भी देखा, डायन को लोगों को मारते भी देखा। इन 2 दिनों में वो बुरी तरह से डर चुकी थी। तीसरे दिन एक अजीब सी घटना घटी। दिन के वक्त एक बच्ची को डायन ने अपने वश में किया, जिससे वो अपने घर की छत पर जा पहुंची और फिर कामिनी डायन ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। वो धड़ से नीचे जा गिरी और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। उसकी माँ ने जब अपनी बच्ची की ये हालत देखी तो उसे गोद में उठाकर चिल्ला पड़ी। उसके जहन में एक ही चीज़ थी कि बच्ची को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गांव में हो रहे हालात से उसकी माँ वाकिफ़ थी, लेकिन जब बच्चा इतना जख्मी हो तो कोई भी माँ अपने बच्चे की सेहत के बारे में ही सोचेगी। लिहाजा उसकी माँ बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उसे भागने लगी। जब वो भागने लगी, उसे रोकने के लिए भी लोगों ने उसे आवाज़ें लगाई, मगर वो रुकी नहीं। सबने क्या देखा कि रास्ते में कामिनी खड़ी थी। ये बिल्कुल पहले की तरह नज़ारा था। लोग समझ चुके थे कि वो मारी जाएगी, मगर कोई भी कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन गौरी को न जाने क्या हुआ, गौरी उस औरत के पीछे दौड़ पड़ी और दौड़ते दौड़ते उसके करीब भी पहुंच गई। मगर इससे पहले कि वो उसे रोकती, कामिनी ने उस औरत को धक्का दे दिया, जिससे वो धड़ से ज़मीन पर गिर गई। उसके हाथ से उसकी बच्ची छूट गई, मगर इस बार गौरी ने बच्ची को पकड़ लिया और उसे गोद में उठाकर भागने लगी। उसे भागता देखकर डायन ने तेजी से कहकहा लगाया, कहने लगी, भाग जाओ, कहाँ तक भागोगी। गौरी को कामिनी ने रोका नहीं। कामिनी गौरी को देखकर सिर्फ हंसती रही। उसे अपनी ताकतों पर गुरूर था। वो समझती थी कि उसके चंगुल से कोई नहीं बच सकता। गौरी भागते हुए गांव की सीमा तक जा पहुंची। गांव की सीमा पर जब वो पहुंची तो देखा गांव की सीमा से थोड़ी सी दूरी पर एक अजनबी मुसाफिर गुजर रहा है। वो एक बुजुर्ग इंसान थे। उन्हें आवाज़ लगाकर गौरी ने रोका। वो रुक गए। गौरी भागते हुए उनके पास जा पहुंची। पीछे से कामिनी भी जा पहुंची। उसने तुरंत जब गौरी पर हमला किया तो उसका हमला नाकाम हो गया। गौरी पर कोई भी असर नहीं हुआ। कामिनी को इस बार बहुत हैरानी हुई। वो गांव की सीमा के अंदर खड़ी गौरी को घूर रही थी। उसे समझ नहीं आया कि गौरी पर उसके जादू ने कोई असर क्यों नहीं किया। दोस्तों, कहानी जारी है और जल्दी ही इसका आखिरी और 10वां एपिसोड मैं आपके पास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।